हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आरएनएस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि आरएनएस ने किस प्रकार से पदार्थों को अम्ल और क्षार में डिवाइड किया। और इस आरएनएस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले अपने को आरएनएस का एक दूसरा कंसेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और अपना जो आरएनएस का एसिड बेस जो कंसेप्ट है वो केवल उसी ही सिद्धांत पर आधारित है जिसका नाम है वैद्युत अपघटनी आयनन सिद्धांत आपके पास है। जैसा कि बात की जाए इस सिद्धांत की अगर मैं बात करना चाहूं तो स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री के नए नए कंपाउंड्स की खोज हो रही थी तो उस समय जल ही एकमात्र ऐसा कंपाउंड था जिसको विलायक के रूप में यूज में लिया जा रहा था। और जल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसके कारण अगर किसी भी पदार्थ को इसके अंदर डाला जा रहा था तो वो अपने आयनों में विभक्त होता चला जा रहा था। और जो अपने आयनों में विभक्त होता है उसको कहा गया आपका वैद्युत अपघट्य। और ये जो सिद्धांत था इसको कहा गया वैद्युत अपघटनी आयनन सिद्धांत इसको कहा गया। और इसी सिद्धांत का फॉलो करते हुए आरएनएस ने पदार्थों को वापस दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें एक पार्ट ऐसा था जिसको अम्ल कहा गया और दूसरा पार्ट जो था उसको कहा गया बेस आपके पास में। लेकिन एसिड और बेस मतलब कि अम्ल और क्षार को किसके आधार पर इन्होंने अपने दो पार्टों में डिवाइड किया गया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इन्होंने ये कहा आपके पास में कि वैद्युत अपघटनी आयनन सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं आपके पास में किसी भी बीकर में जल लेते हैं, अगर इस जल में किसी कंपाउंड को मैं डालता हूं, कोई भी अननोन कंपाउंड है जिसकी अपने को जानना है कि ये एसिड है या फिर बेस है, इस कंपाउंड को मैं इस जल के अंदर ऐड करता हूं और जैसे जल के अंदर ऐड करूंगा तो यदि ये वाला कंपाउंड आपको H+ आयन इस जल के अंदर रिलीज करता है तो उसको कहा गया आपका कौन सा? अम्ल कहा गया। जो आपको H+ आयन रिलीज करेगा उसको कहा गया अम्ल। और यदि मान लो कि कोई भी कंपाउंड आपके पास में अगर इस जल के अंदर आपको OH- आयन रिलीज करता है तो उसको कहा गया आपका क्षार कहा गया। इसका मतलब आरएनएस ने पदार्थों को अम्ल और क्षार में H+ आयन और OH- आयन के आधार पर क्या कर दिया? डिवाइड आपके पास में कर दिया। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करना चाहूं मैं तो देखते हैं हम लोग। जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूं मैंने लिया आपका HCl लिया। इस HCl को जैसे ही आपके जल में ऐड किया गया तो ये HCl अपने आयनों में विभक्त हुआ, मतलब कि आपके H+ में रिलीज किया इसने और Cl- इसने रिलीज किया। इसी प्रकार जैसे मैं किसी अन्य की बात करना चाहूं, जैसे आपका H2SO4 हो गया। H2SO4 ने क्या किया, इसको जैसे जल में डाला गया तो ये 2H+ आयन रिलीज करता है और SO4 2- आयन रिलीज करता है। अगर मैं बात करना चाहूं जैसे लिया मैंने HBr को जैसे मैंने वाटर के अंदर ऐड किया, ये H+ आयन में रिलीज कर रहा है और साथ में Br- रिलीज कर रहा है। इसी प्रकार से मैं कुछ अन्य कंपाउंड्स की बात करना चाहूं, जैसे मैंने लिया NaOH। अगर मैं इस NaOH को जल के अंदर ऐड करता हूं तो ये भी अपने आयंस में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, जैसे Na+ में और OH- में। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिया KOH, तो KOH को जैसे मैंने वाटर के अंदर ऐड किया तो ये भी अपने आयंस के अंदर डिवाइड हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, जैसे इसको बोलेंगे आपका K+ में और OH- में। इसका मतलब जितने भी कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखे हैं, जो एग्जांपल्स लिखे हैं, इनके अंदर आपके पास में कि जैसे इनको जल के अंदर ऐड किया जा रहा है तो ये H+ आयन में रिलीज कर रहे हैं और OH- आयन में रिलीज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस जो भी कंपाउंड आपको H+ रिलीज करते हुए दिखाई देते हैं वो सारे के सारे अम्ल होते हैं और जो OH- आयन रिलीज करते हैं वो बेस होते हैं। मतलब कि अगर मैं देखूं तो HCl आपका एसिड हो गया, H2SO4 एसिड हो गया और HBr भी H+ देगा, इसका मतलब ये भी क्या है? एसिड है आपका। इसी प्रकार से NaOH आपको बेस रिलीज कर रहा है, KOH जो है आपके पास में वो भी आपका OH रिलीज कर रहा है, मतलब कि NaOH और KOH जो है वो बेस की कैटेगरी में आएंगे, जबकि ये अन्य जो कंपाउंड है इनको कहा गया आपका एसिड कहा गया। तो जैसा कि अपन बात कर चुके हैं कि जो भी कंपाउंड आपको जल में H+ आयन देंगे वो आपके अम्ल हो जाएंगे और जो आपको OH- आयन देंगे वो आपके क्षार हो जाएंगे। अब इन्होंने कोई भी आपके पास में कंपाउंड जो है वो कितना आपको H+ देता है, कितना OH- देता है, मतलब कि उसको H+ आयन देने की और OH- आयन देने की आधार पर इन्होंने अम्ल और क्षार को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। अम्ल को भी इन्होंने दो पार्टों में डिवाइड किया और क्षार को भी इन्होंने क्या कर दिया? दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, जिसका नाम होता है आपके पास में, एक को कहेंगे हम लोग, जैसे मैं अगर अम्ल की बात करना चाहूं पहले तो अम्ल को इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो था आपके पास में प्रबल अम्ल जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और दूसरा जो था आपका वो था दुर्बल अम्ल जिसको हम लोग वीक एसिड के कैटेगरी में रखेंगे। इन्होंने ये कहा कि जब भी आपके पास में मान लीजिए कि ये पानी है और पानी के अंदर हम लोग मिला रहे हैं किसको? किसी भी कंपाउंड को जिसके अंदर H+ है आपका। अगर ये H+ जैसे मैंने कंपाउंड इसके अंदर ऐड किया तो ये वाला कंपाउंड अगर वो आपको कंप्लीटली आपके पास जितने भी उसके पास में H+ है वो सारे के सारे अगर वो रिलीज करता है तो उसको कहा गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनको जैसे ही हम लोग वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं,
कंप्लीटली आपके पास में जितने भी उसके H प्लस होते हैं वो सब वो रिलीज कर देता है, उसको कहा गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहा गया। और स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करना चाहूं तो कुछ एग्जांपल्स जैसे आपके पास में हो गया HClO4 आपके पास में हो गया, HCl हो गया आपका, H2SO4 हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया और आपका HI जिसे मैं यहां तक ले सकता हूं। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास। उसके बाद में कुछ आपके ऐसे भी एसिड थे जिनको जल में ऐड करने के दौरान भी वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे थे, मतलब कि जितने उनके पास में H प्लस थे वो सारे के सारे उनमें रिलीज नहीं हो पा रहे थे आपके, तो उनको कहा गया आपका दुर्बल अम्ल या फिर वीक अम्ल कहा गया। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करना चाहूंगा आपका, जैसे आपके कार्बोनिक एसिड हो गया आपका, अगर मैं बात करना चाहूं आपके पास में एसिटिक एसिड हो जाए CH3COOH आपका हो जाए, तो इसको जैसे हम लोग वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये क्या करता है आपको H प्लस आयन तो रिलीज करता है, मतलब कि आपका एसिड तो है ये, लेकिन जितने इसके पास में H प्लस है वो सारे के सारे और जल्दी से आपके पास में क्या नहीं होते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं। तो इसको आपके पास में कहा गया आपका कौन सा, दुर्बल आपके पास में एसिड कहा गया, वीक एसिड कहा गया। इसी प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया, बेस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक आपके पास में जो कैटेगरी थी बेस की वो आपके पास में कौन सी होगी, वो होगी आपकी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी होगी, और जो दूसरा आपके पास में था उसको कहा गया आपका वीक आपके पास में कहा गया। तो सेम टू सेम कंडीशन वही होगी आपके पास में। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जिनको जैसे ही आपके पास में जल में ऐड किया जाता है वो तुरंत आपके जितने भी उसके पास में OH माइनस आते हैं सारे के सारे रिलीज कर देते हैं, मतलब कि कंप्लीटली आपके आयोनाइज्ड हो जाते हैं, उसको कहा गया आपका कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस कहा गया। जबकि ऐसे बेस जिनको वाटर में ऐड करने के बाद में वो आपको कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, जितने उनके पास में OH माइनस होते हैं वो सारे के सारे रिलीज नहीं करते हैं, तो वो हो गए आपके कौन से, वीक बेस आपके पास में हो गए थे। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करना चाहूं तो एग्जांपल्स में जैसे मैं बात करूं आपका KOH हो गया आपका, NaOH आपके पास में हो गया, इसी प्रकार जैसे बात करूं CaOH का ट्वाइस आपका हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं वीक की बात करना चाहूं तो वीक में अगर एग्जांपल लेना चाहूं, जैसे मैंने वीक में एग्जांपल लिया NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक प्रकार का वीक बेस आपका। इसका मतलब ये है कि अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तुम लोग अगर वाटर के अंदर ऐड करते हो तो ये कंप्लीटली आपका आयोनाइज नहीं होता है, कुछ ही मात्रा में आपके पास में आयोनाइज होगा, मतलब कि कुछ मात्रा में आपको OH माइनस आयन देगा। इसका मतलब ये वाला कौन सा आपका वीक बेस है आपका। तो अब हम बात करते हैं आरएनएस कंसेप्ट की सीमाओं के बारे में। उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, जो लिमिटेशंस क्या थी उनको हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला जो लिमिटेशंस आता है वो ये आता है कि जो आरएनएस था वो सारे के सारे अम्ल और क्षार को समझाने में असफल रहा। पहली बात तो यही है कि कंप्लीट जितने भी आपके पास में अम्ल और क्षार थे, जितने भी कंपाउंड जो अम्ल और क्षार की बातें व्यवहार कर सकते हैं, उन सबकी प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करने में असफल रहा। पहली तो यही सफलता इसकी। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा इसकी, दूसरा आरएनएस ने ये कहा कि आपके पास में जो आपको जल में ही H प्लस आयन देंगे और जल में ही OH माइनस आयन देंगे वो ही आपके अम्ल और क्षार होंगे। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो जल में H प्लस आयन नहीं देते, जबकि अन्य विलायक में आपका H प्लस आयन डोनेट करते हैं, मतलब कि वो क्या हो सकते हैं, आपके अम्ल हो सकते हैं। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आपका हो गया अमोनियम नाइट्रेट, तो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो जल में H2O के अंदर आपका H प्लस आयन रिलीज नहीं करता है, जबकि अगर मैं इसको लिक्विड अमोनिया के अंदर अगर इसको यूज करता हूं तो लिक्विड अमोनिया में आपको H प्लस आयन रिलीज करता है। इस बात की व्याख्या आपका आरएनएस नहीं करता है। तीसरी जो इसकी सीमा आती है वो ये है कि इसके अंदर ये, जैसे मैं बात करूं AlCl3 की बात करूं, BF3 की बात करूं, FeCl3 की बात करूं, ये सारे के सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन आरएनएस कंसेप्ट इनकी अम्लीय प्रकृति के बारे में किसी प्रकार का कोई व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि आरएनएस में यही कहा था कि जो आपको H प्लस आयन देंगे वही आपके अम्ल होंगे और जो OH माइनस आयन देंगे वही आपके पास में क्या होंगे, क्षार होंगे। चौथी जो इसकी कमी आती है वो ये आती है कि इन्होंने ये कहा कि H प्लस जो आयन देने वाले हैं वो सारे के सारे अम्ल होते हैं। इतनी बात तो समझ में आती है। तो H प्लस जो आयन है वो स्वतंत्र रूप से स्थायी नहीं रह पाता है, स्वतंत्र रूप से स्थायी नहीं रह पाता है, और ये अपने को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जल के H2O के जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर के साथ में क्या होता है आपके पास में उपसहसंयोजक बंध बनाकर ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो ये H प्लस आयन अपने आप में स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल होने के लिए किसको करता है, आपके पास में H2 के साथ में कंबाइन होता है। तो इस बात की व्याख्या आपका आरएनएस कंसेप्ट नहीं करता है।